हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले लेक्चर्स में हमने चैनल फिजिक्स ट्यूब पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा और उनके बीच के फोर्स के बारे में पढ़ा। बट जो चार्जेस वहाँ पर थे वो फ्री स्पेस में थे। फ्री स्पेस का मतलब वो वैक्यूम में थे, कोई ऐसा मीडियम बीच में नहीं था। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम चार्जेस अगर किसी मीडियम में डाल दिए जाएँ तो उनके फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा ये पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम दो चार्जेस को पानी में ले जाकर रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले एक आइडिया लेना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, फिर उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और फिर उस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। तो ये तीन चीज़ें देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए, चार्जेस किसी मीडियम में डाल दिए जाएं तो उनमें कितना फोर्स होगा। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इससे पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी होपफुली पूछे ही जाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है कंडक्टर्स की और एक कैटेगरी होती है इंसुलेटर्स की। अब दोनों को हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब कंडक्टर को अगर खूब बड़ा करके हम देखें तो उसमें हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा कि उसमें जगह जगह पॉजिटिव आयंस लैटिस में अरेंज्ड होंगे और इन पॉजिटिव आयंस के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, आड़ा तिरछा दाएं बाएं भाग रहे होंगे। पॉजिटिव आयंस कहाँ से है? क्योंकि जो मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम को छोड़ देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देगा तो एक पॉजिटिव आयन बचेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसी कंडक्टर के लिए। डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है कि हमें पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। डाइलेक्ट्रिक में हमें पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल भी हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वही जो इंसुलेटर जिन्हें हम कहते हैं वही डाइलेक्ट्रिक होते हैं, यानी कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हमने पढ़ा है कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वही डाइलेक्ट्रिक ही होते हैं, उनमें पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक के सामने हम कोई चार्ज बॉडी ले आकर रखें तो क्या होगा। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसके सामने हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आकर रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को आगे पुश करेगी और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर घसीटेगी। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पीछे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आगे एक तरफ आ जाएगा और ये सभी मॉलिक्यूल्स अब कुछ ऐसे शेप में आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए मिला जुला के हुआ ये कि एक एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अंदर अब भी न्यूट्रलिटी बनी हुई है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब मिले मिले होंगे तो ओवरऑल अंदर न्यूट्रल रहेगा। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक के सामने हम कोई चार्ज बॉडी ले आकर रख देंगे तो उसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा जिस साइड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है और एक तरफ पॉजिटिव बचेगा। अब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये सब बचपन में खेल खेलते हैं हम लोग। जब पेंसिल बॉक्स वाली प्लास्टिक की स्केल को बाल से रब करके पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर का टुकड़ा पोलराइज कर जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर करता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है। अब देखिए मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पेपर का टुकड़ा ही है और ये स्केल है जिसको हमने बाल से रब कर रखा है मान लेते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव पास में तो ज़्यादा दूर से अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज को रिपल्जन के, तो ओवरऑल ये पेपर का टुकड़ा चला जाएगा इस बॉडी की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ। तो ये देखा हम लोगों ने कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक के सामने कोई चार्ज बॉडी ले आकर रखी जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कर जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज कर जाएंगे और इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर कर जाएंगे। इधर नेगेटिव आ गया इस केस में क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें तो फिर क्या होगा। तो ये चार्जेस हो गए, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज बॉडीज हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, और ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखी हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज कर जाएंगे जो हम पहले देख चुके हैं और कुछ ऐसा होगा।
कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो होगा ये कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास इधर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नहीं ड्रॉ किया हम लोगों ने। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के आसपास कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और देखिए होगा ये कि पॉजिटिव के आसपास बिल्कुल मिला मिला कुछ नेगेटिव आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। इसी तरीके से इधर इस नेगेटिव चार्ज की भी कुछ इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, तो ओवरऑल इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा चार्ज का। इसी को हम लोग आगे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि मीडियम के पोलराइज हो जाने से, डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज हो जाने से चार्जेस का जो इफेक्ट है वो कुछ कम हो जाएगा। अब चार्जेस का अगर इफेक्ट कुछ कम हो गया है तो इनके बीच में फोर्स भी कम हो जाएगा, यानी कि चार्जेस जब फ्री स्पेस में होंगे, वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, तब तो फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और किसी मीडियम में अगर वो आ गए तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से चार्जेस के बीच का फोर्स कम हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा मैथ्स लगाएंगे और देखेंगे कि भाई मैथ्स के हिसाब से क्या क्या रिलेशन मिलेंगे हम लोगों को। तो देखिए, इन फ्री स्पेस में चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, जिसे हम FV लिख दे रहे हैं, V स्टैंड्स फॉर वैक्यूम, वैक्यूम फ्री स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वैक्यूम में जो फोर्स था वो इतना था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने कि अगर मीडियम आ जाएगा बीच में तो फोर्स कुछ कम हो जाएगा। अब फोर्स जिस फैक्टर से कम होगा वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि दो चार्जेस फ्री स्पेस में वैक्यूम में 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जब वो किसी डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए गए, किसी मीडियम में डाल दिए गए, तब उनके बीच में जो फोर्स है FD, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक, वो मान लेते हैं 20 न्यूटन का आया, यानी फोर्स जो 80 था वो घट के 20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो वैक्यूम वाला फोर्स था 80 न्यूटन, वो 4 के फैक्टर से कम हो गया, यानी कि इसको अगर हम FV लिख दें तो 4 के फैक्टर से वैक्यूम वाला फोर्स या फ्री स्पेस वाला फोर्स कम हो रहा है। तो जो 4 है वो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। मान लेते हैं इन्हीं चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया और उसमें फोर्स सिर्फ 10 ही न्यूटन बचा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस एयर में जितना फोर्स लगाएंगे, सॉरी फ्री स्पेस में जितना फोर्स लगाएंगे, ठीक, उसका सिर्फ 1/80 टाइम्स फोर्स लगेगा, यानी कि एयर में है 80, फ्री स्पेस में 80 है, अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, तो फोर्स सिर्फ कितना बचेगा, 1 न्यूटन बचेगा। तो हमने ये देखा कि चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक में डाल देने से फोर्स जिस फैक्टर से कम हो जाता है वही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि इन डाइलेक्ट्रिक FD, डाइलेक्ट्रिक में फोर्स, ये वैक्यूम वाले फोर्स के रिस्पेक्ट में किसी फैक्टर से कम होगा, उस फैक्टर को हम K कह रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो K है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू FV/FD। यहां से कुछ बातें और क्लियर हो गई K को लेके। जैसे पहला पॉइंट, K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। K 1 होगा वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम के लिए क्यों K 1 होगा भाई, FV/FD। अब दूसरा जो मीडियम है वो भी अगर वैक्यूम है तो FV/FV कट जाएगा और 1 निकलेगा, यानी वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 आएगी। बाकी अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक हुआ तो उसमें फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स से कम ही होना है, तो नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। तो K किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सेप्ट फ्री स्पेस हमें 1 से बड़ा ही मिलेगा, और फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए 1 ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, K की वैल्यू
1.06 होती है, जिसे कि हम लगभग 1 मान लेते हैं फॉर एयर। तो एयर के लिए k की वैल्यू करीब करीब 1 के ही बराबर होती है। इसका मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स जितना फ्री स्पेस में होगा अप्रॉक्सीमेटली उतना ही फोर्स एयर में होगा। वो ज़रा सा कम होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि k बहुत छोटा है एयर के लिए। तीसरा पॉइंट, k इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स। अब इस पॉइंट को अभी तो आप फिलहाल लर्न कर लीजिए, फिर इसको आगे डिटेल में समझेंगे जब कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट पॉइंट, के डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो के की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। इसे थोड़ा बहुत तो अभी आप अपने से सोचिए, नहीं बाद में इसे भी पढ़ेंगे जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक चीज़ और, ठीक, वो ये कि वो जो हम कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक में फोर्स कम हो जाता है किसी फैक्टर से, ये बात तभी तक लागू है जब जो सेपरेशन चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में हो वही सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक में हो, तभी हम ये कह सकते हैं कि भाई फोर्स इस फैक्टर से कम हो रहा है तब, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपने ऐसा है कि फ्री स्पेस में दूर दूर है, फिर डाइलेक्ट्रिक में आपने उनको पास पास कर दिया, तब फिर ये बात लागू नहीं होगी कि फोर्स के फैक्टर से कम हो जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन लिखी है इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बढ़ा भी लीजिए 2-3 वर्ड, एट सेम सेपरेशन, यानी जो सेपरेशन एयर में हो वही सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक में हो, तब जिस फैक्टर से फोर्स कम होगा वो फैक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये था रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम देखेंगे परमिटिविटी क्या चीज़ होती है, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। देखिए हमें मिला है K इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस के बीच में फोर्स होगा वो इतना हो जाएगा एफ वी अपॉन के। और हम जानते हैं कूलम्स लॉ जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि एफ वी जो होगा बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर फ्री स्पेस में, और नीचे इसको किससे डिवाइड करेंगे, K से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर जो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस के बीच में फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस K को हम यहां लिख देंगे। और अगली स्टेप में ये हो जाएगा 1/4 पाई, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे इसे, Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर वेयर ये जो एप्सिलॉन हम देख रहे हैं ये आया है इसकी जगह पे, राइट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये जो एप्सिलॉन है ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक या फिर मीडियम की परमिटिविटी, राइट। अब होती क्या चीज है परमिटिविटी? देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चार्जेस जब डाइलेक्ट्रिक में डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज करके इंड्यूस चार्जेस बनाता है, और इंड्यूस चार्जेस के इफेक्ट को यानी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, और ज़्यादा पोलराइज करके चार्जेस की फील्ड को उतना ही कम करा देगा। और जब चार्जेस की फील्ड उतनी कम हो जाएगी तो उसी हिसाब से चार्जेस के बीच का फोर्स भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर ज़्यादा परमिटिविटी है तो चार्जेस की फील्ड कम होगी, और इस वजह से परमिटिविटी ज़्यादा होने से जो डाइलेक्ट्रिक में फोर्स आएगा वो उतना ही कम आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। उससे पहले देख लेते हैं कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है। देखिए अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि फॉर वैक्यूम के लिए K1 था, फ्री स्पेस के लिए K1 था। देयरफॉर ये जो एप्सिलॉन है वो इसके बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो परमिटिविटी निकली K1 के लिए ये हो जाएगी हमारी परमिटिविटी ऑफ क्या भाई, फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वैल्यू इसकी होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू। यूनिट ये होती है परमिटिविटी की, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया? ये इसी फॉर्मूले से आया, टर्म्स को रीअरेंज करके। इसको यहाँ लेके चले जाइए और एफ डी यहाँ लेके आइए, बाकी यूनिट्स रखिए, कूलम 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 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये फोर्स क्योंकि नीचे आ चुका है तो न्यूटन ही हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमारा परमिटिविटी हो गया। थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी ले लेते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो हमें फॉर्मूला मिला था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो ये आया था एफ वी अपॉन एफ डी। तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इन द डायलेक्ट्रिक एट द सेम सेपरेशन। सेपरेशन सेम होना चाहिए। एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई यहाँ से कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे लेके चले गए। तो ये भी हो सकता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन हो गई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। दोनों ही डेफिनेशन से देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें डायमेंशनलेस मिल रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। फिर ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है और परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। अब इसी लेक्चर में ही हम लोग इसी वीडियो में ही क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी के सवाल नहीं बनते हैं, तो अलग से वीडियो नहीं लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए, इसी में ही न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 8, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते हैं किसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है 5, सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, तो यानी एप्सिलॉन कितना आ गया 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जिस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है उसकी जो परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रिलेशन में 5 टाइम्स होगी। यानी इसी वजह से हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो बस अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला है आपके सामने, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो हमें मिल जाएगा के दिया हुआ है 8, और फिर इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 70.8 इंटू 10 की पावर -12। बट जब किसी चीज़ को 10 की पावर में हम लिखते हैं तो तरीका ये होता है कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट लगाई जाती है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा 7.08 इंटू 10 पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही एक सवाल और है कि हाउ डज सोडियम क्लोराइड आयनाइज इन वाटर, यानी कि नमक पानी में आयनाइज क्यों कर जाता है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम का आयन होता है और एक क्लोरीन का आयन होता है, और ये दोनों आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में बंधे होते हैं। और जब हम पानी में डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो पानी का क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास होता है, इस वजह से इनके बीच का जो फोर्स है, इन आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पहले एक एग्ज़ाम हुआ करता था IIT रुड़की, तो वहाँ पूछा गया था। उसके बाद फिर इसको अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे नीट में भी एक बार पूछा जा चुका है, AIEEE में उससे पहले पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये है, 2 small identical and equally charged balls are suspended from a common point by 2 insulating threads of equal length. When the whole system is immersed in a liquid, the equilibrium separation between the balls does not change. If the density of the balls and the liquid are sigma and rho, respectively, find the dielectric constant of the liquid. Liquid का dielectric constant पूछा है, right? तो इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए एयर में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये 2 बॉल्स हो गई, 2 अलग अलग धागे से टंगी हुई हैं और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। धागे के बीच में एंगल इस वजह से होगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगला फोर्स इसका वेट होगा और अगला फोर्स धागे का टेंशन होगा। ऐसा सवाल हम लोग
पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, वो जो बोर्ड लेवल वाली वीडियोस का टॉपिक था वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, अब की बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो टी कॉस थीटा वेट को संभालेगा और टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स को संभालेगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। ठीक है, छोटी सी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से कि भाई टी साइन थीटा एफ ई के बराबर हो गया, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, किसके लिए? इन एयर, यानी एयर में ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसी पूरे सेटअप को हमने लिक्विड में ले जाके डाल दिया और सवाल बता रहा है कि लिक्विड में डालने पर इक्विलिब्रियम सेपरेशन नहीं चेंज हुआ। अब ऐसा कैसे होगा? देखिए, लिक्विड में डाल देंगे पूरे सेटअप को, तो लिक्विड एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कम करा देगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो रहा है बॉल्स के बीच में तो बॉल्स को पास आना चाहिए, बट सवाल कह रहा है कि पास नहीं आ रही। जो सेपरेशन एयर में था वही सेपरेशन लिक्विड में भी है। तो इसका एक ही वजह हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हुआ जब लिक्विड में डाल दिया। तो लिक्विड में डालेंगे तो देखिए वेट के साथ साथ अपथ्रस्ट भी ऊपर लगेगा, अपथ्रस्ट बैंड फोर्स, तो नीचे घसीटने वाला भी फोर्स कम हुआ, ये फोर्स भी कम हो गया उसी, और दोनों ऐसे हिसाब से कम हुए कि एंगल या इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो लिक्विड में जब इसको डाल देंगे हम लोग, तो हम सभी जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, सवाल बता रहा है सेपरेशन सेम है, जो लिक्विड में है वही एयर में है, तो ये एंगल भी नहीं बदलेगा। और लिक्विड में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक वाला, वो जो एयर में फोर्स था उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। k उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक। वेट उतना ही रहेगा बट लिक्विड में अपथ्रस्ट भी लगेगा, अपथ्रस्ट। और फिर ये तीसरा फोर्स हो गया टेंशन, टेंशन भी कुछ बदल जाएगा, टी डैश कह दे रहे हैं। ये एंगल थीटा, तो वही टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा। और देखिए टी डैश साइन थीटा ये संभालेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो एफ ई बाई के मिलेगा। और देखिए अपथ्रस्ट और टी डैश कॉस थीटा, यानी अपथ्रस्ट और टेंशन का ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये दोनों मिलके संभालेंगे वेट को, एम जी। तो हमें मिल गया टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस अपथ्रस्ट, ठीक। इसको और इसको हम डिवाइड कर देंगे फिर से एक बार, डिवाइडिंग, तो डिवाइड करने पे हमें यहां मिलेगा, ठीक, ये मिल जाएगा कि भाई फिर से tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय के अपॉन एम जी माइनस यू, राइट। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल कह रहा है कि भाई एंगल नहीं चेंज हुआ, ये डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है, तो एंगल भी नहीं चेंज होगा। तो हम 1 को और 2 को इक्वेट करा देंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देखिए हमें ये मिल जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, ये तो होगा इक्वेशन 1, और 2 से हमें मिल जाएगा एफ ई अपॉन के एम जी माइनस यू। तो देखिए एफ ई कैंसिल हो गया, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा के इज इक्वल टू, के यहाँ जाएगा, एम जी यहाँ जाएगा, एम जी अपॉन एम जी माइनस यू। अब देखिए एम जी जो होगा मास, ये बराबर होगा बॉल्स का वॉल्यूम जो भी होगा, मान लेते हैं वी है, इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल्स जो कि सिग्मा दी हुई है, तो ये तो मास हो गया बॉल्स का, इनटू ग्रेविटी, फिर बॉल्स का मास आया तो बॉल्स का वॉल्यूम इनटू बॉल्स के मटेरियल की डेंसिटी, ये तो मास हो गया इनटू ग्रेविटी, माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट हम सभी जानते हैं बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल, यानी वॉल्यूम सबमर्ज्ड, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। इसी में v और g कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करके ये आंसर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और फिर वही चीज़ कि अगर आपको ये डिस्कशन समझ में आया,
और लगा कि फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।